2024 का लोकसभा चुनाव भी क्या गजब नतीजे देकर चला गया। बीजेपी एनडीए चुनाव जीतकर हारा हुआ महसूस कर रही है, तो कांग्रेस नंबरों के गेम में हार कर भी सियासत की बाजी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड में न 2014 में कुछ बदला, न 2019 में कुछ बदला, और अब 2024 में भी कुछ भी नहीं बदला। आखिर उत्तराखंड में पहाड़ पर कांग्रेस की गाड़ी क्यों नहीं चढ़ पा रही है? हरदा से लेकर करण माहरा, गणेश गोदियाल से लेकर प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य से लेकर हरक सिंह रावत, कोई भी कांग्रेस के खेवनार साबित नहीं हो पाए। दोस्तों नमस्कार, सिंह जोड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। तो जब उत्तराखंड के पन्नों को आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के नजरिए से, तो क्या इस आंकड़े की खुशफहमी से शुरू किया जाए कि बीजेपी इस बार 2019 के मुकाबले करीब 4.5% कम वोट हासिल कर पाई और कांग्रेस 2019 के मुकाबले 1% ज्यादा वोट हासिल कर गई। तो क्या कांग्रेस इस नजरिए से देखेगी कि 2019 में वो 70 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना पाई थी, इस बार उसने 7 सीटों पर बढ़त बना ली है? या फिर इसको इस नजरिए से देखना चाहेंगे कि एक 26 साल का बेरोजगार नौजवान पहली बार यानी ठीक चुनाव से कुछ एक दिन पहले ये मन बनाता है और फिर जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजती है तो वो चुनावी ताल ठोकता है और टिहरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस को चौंकाते हुए 19% से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है। उत्तराखंड के 24 साल के पॉलिटिकल इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। टिहरी में क्या इस पर स्यापा करेंगे या प्रीतम सिंह इसका आकलन करना चाहेंगे, या जिस देहरादून में कांग्रेस का राज्य का मुख्यालय है वहां की सीट का हाल यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला महज 22% वोट हासिल करता है और एक 26 साल का बेरोजगार नौजवान 19% से ज्यादा वोट ले जाता है। रानी जिनका चौतरफा विरोध हो रहा था वो इस बार भी कांग्रेस को दोगुने से ज्यादा अंतर से हरा देती हैं। क्या इस पर चर्चा करेंगे, या एक बार फिर नैनीताल में अजय भट्ट ने 2019 की तरह ही एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 3.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी को हरा दिया। प्रकाश जोशी काला डूंगी से 2 बार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसी सीट से वो करीब 56,000 वोटों से ज्यादा से हार जाते हैं। या फिर बात रुद्रपुर की करेंगे, जिसका तिलिस्म कांग्रेस का भी तोड़ नहीं पाती है और वहां भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस 60-65 हजार से ज्यादा वोटों से हार जाती है। तो क्या कुमाऊं की बात करेंगे, जहां की 28 विधानसभा सीट, क्योंकि एक सीट रामनगर गढ़वाल में काउंट की जाती है, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आते हैं, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे यशपाल आर्य भी आते हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कुमाऊं से ही आते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि महज जसपुर इन 28 सीटों में आप कल्पना करके देखिए, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर यानी कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटों में महज एक विधानसभा क्षेत्र जसपुर से बमुश्किल कुछ वोटों से कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती है, या कहिए सुमित हृदयेश के प्रयासों से हल्द्वानी में बमुश्किल 500-600 वोटों से वो पीछे रह जाती है। ये पूरे कुमाऊं का कांग्रेस का गुणागणित है कि अगर आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो वहां से कांग्रेस के विधायकों की अगर आप बात करेंगे तो पिथौरागढ़ में कांग्रेस के विधायक हैं, अल्मोड़ा में कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बाद लोहाघाट में कांग्रेस के विधायक हैं, द्वाराहाट में कांग्रेस के विधायक हैं। और जिस तरह का नतीजा सामने आया है वो बताता है कि किस तरह से धारचूला जो एक जमाने में कांग्रेस को लीड दिलाता था, जागेश्वर जो एक जमाने में कांग्रेस को लीड दिलाता था, कहीं भी किसी भी सीट पर, चाहे आप लोहाघाट चले जाइए, चंपावत जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे हैं, वहां से भी करीब 26,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी पिछड़ जाता है। यही हाल लोहाघाट में 25-26 हजार का अंतर रह जाता है, वो अल्मोड़ा में, द्वाराहाट में और उसके अलावा पिथौरागढ़ में, यानी एक भी कांग्रेस का कुमाऊं क्षेत्र का विधायक, अगर हम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की बात करें तो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को बचाने के लिए सामने नहीं आता है। यही वजह है कि 2009 में मामूली 6-6.5 हजार वोटों से प्रदीप टम्टा अजय टम्टा को हराते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार
2014, 2019 और 2024। अब 3 चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाते हुए अजय टम्टा चुनाव दर चुनाव प्रदीप टम्टा और अपने बीच हार और जीत का अंतर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आंकड़ा मैं आपके सामने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का रखूं तो 2014 में 53% से ज्यादा वोट लेते हैं अजय टम्टा, उसके बाद वो 63-64% 2024 में हो जाता है और लगातार प्रदीप टम्टा 30%, 29%, इस बार तो 29%, 29.5% से भी कम वोट पर आकर अटक गए हैं। यानी आधे से ज्यादा की लड़ाई है। पूरे उत्तराखंड में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर 24% से ज्यादा वोटों का अंतर है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि बीजेपी के करीब 4.5%, 4.86% वोट घट गए और कांग्रेस का करीब 1% वोट बढ़ गया, यानी वो करीब 33.5% के आसपास आ गई है। क्या इस पर कांग्रेसी खुश हो सकते हैं? क्या इस पर हरीश रावत लड्डू बांट सकते हैं? या अपने प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते अपने नेतृत्व में कांग्रेस की इस खुशी पर करण माहरा के बलिहारी होकर जाएंगे? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट की हमने बात कर ली है। अब जरा नीचे उतरते हैं और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की बात करते हैं। इस सीट पर भी जिस तरह से 2014 से लगातार बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। पहले भगत सिंह कोश्यारी यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं, उसके बाद पिछले 2 चुनाव से अजय भट्ट जीत दर जीत और बड़ी जीत दर्ज करते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 में अजय भट्ट ने हरीश रावत जैसे दिग्गज को हराया था। इस बार उनके सामने नए नवेले प्रकाश जोशी थे। आंकड़े पहले से ही नजर आ रहे थे या आंकड़ों का इंतजार था, परिणाम का लोगों को पहले से पता था। और जिस तरह से बहुत देर होती है नैनीताल टिकट वितरण में, उसके बाद प्रकाश जोशी मैदान में उतरते, तो आप कल्पना करिए ये वो सीट है जहां से कांग्रेस के अच्छे खासे विधायक हैं। क्योंकि उधम सिंह नगर में तो कांग्रेस को 2022 में अच्छे खासे वोट मिले थे। किच्छा में उसका विधायक है, जसपुर में उसका विधायक है, बाजपुर में उसका विधायक है, नानकमत्ता में उसका विधायक है और खटीमा में तो भुवन कापड़ी, पुष्कर सिंह धामी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको हराकर उत्तराखंड विधानसभा में पहुंचे थे। इनाम में उन्हें उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। कांग्रेस से ठीक चुनाव से, बीजेपी से ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस में आए यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। वो बाजपुर में भी प्रकाश जोशी को लीड नहीं दिला पाते हैं। खटीमा में कापड़ी प्रकाश जोशी को लीड नहीं दिला पाते हैं। नानकमत्ता हो, किच्छा हो, कोई लीड नहीं मिल पाती है। यहां तक कि हल्द्वानी में बंद फूल फुरा हुआ था, अच्छा खासा मुस्लिम वोट होने के बावजूद सुमित हृदेश कुछ सैकड़ों वोटों से पीछे रह जाते हैं और प्रकाश जोशी को हल्द्वानी जैसे कांग्रेस के गढ़ में भी लीड नहीं मिल पाती है। जसपुर में जरूर उनको कुछ लीड मिलती है, यानी 14 विधानसभा सीटों पर मात्र जसपुर में लीड मिलती है। इसको यूं बड़ा करके कहा जाए तो कुमाऊं की 28 सीट, क्योंकि रामनगर हमने गढ़वाल में काउंट की है, तो 28 सीटों पर सिर्फ 1 सीट पर लीड मिलती है कांग्रेस को और 27 सीटों पर पिछड़ जाती है। तो इस 27 सीटों पर पिछड़ना 2027 की तस्वीर तो नहीं दिखा रहा है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कुमाऊं से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी आते हैं और रानीखेत में, हालांकि वो खुद 2022 में चुनाव हार गए थे और 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से 9,000 से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। ये कुमाऊं की स्थिति है। ये कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटों की हमने बात की है। अब हमको गढ़वाल की तरफ चलना चाहिए। बात हम पहले हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर थी और बीजेपी ने तो अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काट करके दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री यानी निशंक का टिकट काट के त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा था। हरीश रावत को कांग्रेस चुनावी लड़ाई में झोंकना चाहती थी, लेकिन हरीश रावत पर दूसरे दबाव हैं, पुत्र मोह में वो मजबूर थे और खुद सारथी बन के वीरेंद्र रावत को टिकट दिला ले जाते हैं। उसके बाद परिणाम को लेकर के फिर किस तरह के आकलन थे कि हरिद्वार में बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। कहाँ कद्दावर त्रिवेंद्र सिंह रावत और कहाँ नए नवेले वीरेंद्र रावत। और ऊपर से खानपुर से 2022 में निर्दलीय विधायक बनकर आए उमेश कुमार भी लोकसभा की लड़ाई में कूद चुके थे। बीएसपी ने मुजफ्फरनगर से ही सही जमील अहमद को ला करके मुस्लिम प्रत्याशी का उतार करके मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की कोशिश की थी। तब भी हरीश रावत पीछे थे, वीरेंद्र रावत चुनावी लड़ाई में थी। और जब नतीजा सामने आया, ये मुश्किल लड़ाई हो सकती थी। ये वो सीट है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और हरिद्वार ही वो संसदीय क्षेत्र है जहां से कांग्रेस को 6 विधानसभा सीटों पर, या कहा जाए कि हरिद्वार जिले की 11 में से
6 विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त मिलती है, बढ़त बहुत मामूली होती है। वो तमाम सीटें जहां पर दलित और मुस्लिम फैक्टर बहुत प्रभावी था, फिर चाहे ज्वालापुर की बात करिए, मंगलौर की बात करिए, लक्सर की बात करिए, प्राणकलियर की बात करिए, भगवानपुर झबरेड़ा की बात करिए, इन तमाम सीटों पर थोड़े थोड़े अंतर से ही सही लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी लीड ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की मैसिव लीड त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी प्रत्याशी को देहरादून जिले की 3 सीटों से मिलने लगती है, यानी सबसे ज्यादा ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर और करीब 1.25 लाख से ज्यादा की लीड लेकर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में दाखिल होते हैं तो हरिद्वार शहर से भी उन्हें लीड मिलती है। हरिद्वार ग्रामीण कहने को हरीश रावत की बेटी का विधानसभा क्षेत्र, वो वहां से विधायक हैं, लेकिन अनुपमा रावत भी अपने भाई को वीरेंद्र रावत को चुनाव में इस बार लीड नहीं दिलवा पाती हैं। भेल रानीपुर में भी बीजेपी को लीड मिलती है और रुड़की में तो प्रचंड लीड मिलती है। और इस तरह से जब बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इन सीटों पर भारी भरकम लीड लेकर आगे बढ़ते हैं तो जिन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को लीड मिली थी वो बेमानी हो जाती है और वो 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हार जाता है। किसी ने हंसी मजाक में कहा कि हमारे त्रिवेंद्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़े अंतर से जीते हैं। प्रधानमंत्री तो इस बार बनारस में करीब 1,52,000 से जीते हैं और हमारे त्रिवेंद्र तो 1,64,000 के आसपास वोटों से जीत गए हैं। ये सियासत है। इस तरह की जुमलेबाजी भी चल रही क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी में 2019 में जिस दमखम से जीते थे वैसा दमखम इस बार बनारस में नजर नहीं आया। बनारस क्या उसके आसपास की सीटों में नजर नहीं आया, अयोध्या में नजर नहीं आया। ये यूपी की तस्वीर थी जहां अखिलेश और राहुल गांधी का जादू चल रहा था, इसलिए मोदी और योगी का जादू फीका नजर आ रहा था। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कतई नहीं था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सियासी हवा थी उसकी भनक तक हरिद्वार तक नहीं पहुंच पाती और उसके सबसे बड़ा कारण यह था, एक तो उमेश कुमार चुनावी ताल ठोक रहे थे, करीब 91,000 के आसपास यानी 7% वोट लेके चले जाते हैं। हालांकि बॉबी पवार के मुकाबले आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस को डैमेज करने और त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उमेश कुमार के 91,000 वोटों ने भी बड़ा रोल प्ले किया। रही सही कसर बीएसपी ने भी पूरी कर दी। ये अलग बात है कि बीएसपी प्रत्याशी इस बार हरिद्वार में जमानत जब्त करा बैठे। बीएसपी का हाथी उत्तराखंड में किस हाल में पहुंच गया है इस चुनाव ने उसको साफ कर दिया है। हरिद्वार में जिस अंदाज में हरीश रावत से बड़ी उम्मीदें थी उसकी वजह भी थी कि हरिद्वार का जो वोटों का जो सामाजिक ताना बाना था, जिसको पीडीए के बहाने अखिलेश यादव ने और फिर राहुल गांधी ने संविधान की किताब और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो अपने हाथों में उठा करके जिस अंदाज में यूपी में कैंपेन किया उसका नजारा वहां देखने को मिला। परिणाम के रूप में यह तस्वीर हरिद्वार में भी बन सकती थी अगर चुनावी लड़ाई में हरीश रावत पुत्र मोह छोड़कर खुद चुनावी ताल ठोक रहे होते तो, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक इस तरह से बदलाव के मूड में था। लेकिन शायद हरीश रावत इस तरह की सियासी हवा को भांप नहीं पाए या फिर जानबूझकर पुत्र को आगे करने का उन पर दबाव था। अब हरिद्वार से होकर के आप टिहरी यानी देहरादून की तरफ बढ़ आइए तो गढ़वाल की दो जो बाकी सीटें हैं, टिहरी जहां पर जिस तरह से राज परिवार का 1952 के बाद से दबदबा है वो इस बार भी दबदबा कायम नजर आया और रानी लगातार वहां से हैट्रिक बना लेती हैं और चुनाव दर चुनाव अगर रानी की जीत को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जीत उनके हाथ आई है। अगर 2019 का आंकड़ा आप देखेंगे तो इसी सीट पर यानी टिहरी सीट पर रानी राज्य लक्ष्मी शाह 64% से ज्यादा वोट लेकर चुनावी जीत हासिल करती हैं। लेकिन अब वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद कांग्रेस की तस्वीर तो आप देखिए। कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला महज 22% वोट लेकर के टिहरी में नंबर 2 पर रह जाते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 का अंतर आप देख सकते हैं। और इस सीट पर जो सबसे बड़ा खेल किया वो बॉबी पवार ने किया। 26 साल का युवा बेरोजगार नौजवान चुनावी ताल ठोकता है और उत्तराखंड की सियासत में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक बेरोजगार युवा बिना संसाधनों के, बिना कोई बड़ी राजनीतिक नैरेटिव के और न ही टीम और बूथ प्रबंधन के इस दौर में जब शाह को चाणक्य कहा जाता है और सियासत में बूथ मैनेजमेंट से लेकर ऊपर तक सारा मैनेजमेंट दिल्ली से हाईटेक तरीके से किया जाता है, उस दौर में बॉबी पवार जब चुनावी ताल ठोकते हैं तो आप क्या कल्पना करेंगे कि उत्तरकाशी में आप चले जाइए। उत्तरकाशी जहां की चाक चौबंद व्यूह रचना बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में की थी कि 2022 के चुनाव में जीतने वाले विधायक तो बीजेपी के थे ही सुरेश चौहान, जो हारने वाले कांग्रेस के कई बार के विधायक थे, कांग्रेस के टिकट पर कई बार जीतने हारने वाले विजयपाल सजवाण जैसे कद्दावर नेता थे, जिन्हें गंगोत्री के बाहर पूरे उत्तरकाशी में बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस में प्रोजेक्ट किया जाता था, उनको भी बीजेपी ठीक चुनाव से पहले तोड़ कर ले आती है। लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे उत्तरकाशी जिले में रानी राज्य लक्ष्मी शाह जो कांग्रेस के प्रत्याशी पर 2,62,000 से ज्यादा वोटों की जीत दर्ज करती है टिहरी लोकसभा क्षेत्र में, उत्तरकाशी जिले में क्या तस्वीर बनती है कि वो महज 50,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाती हैं।
48,000 कुछ वोटों पर अटक जाती हैं। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात और बड़े उलटफेर की बात तो यह है कि जहां बीजेपी कांग्रेस को एक तरह से अब रौंदते हुए पूरे प्रदेश में आगे बढ़ती है, पुरोला सीट पर बीजेपी का विधायक होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार वहां से रानी को पीछे खिसका देते, नंबर 2 पर खिसका देते हैं और पुरोला में सबसे ज्यादा वोट बॉबी पवार ले जाते हैं। बॉबी पवार पुरोला में ही नहीं रहते हैं, यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक जरूर हैं, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन किए हुए हैं, यानी बीजेपी का ही दमखम वहां पे था। लेकिन यमुनोत्री में भी बॉबी पवार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हरा देते हैं और नंबर 1 पोजीशन पे बने रहते हैं। और कल्पना उससे आगे की करिए गंगोत्री, जहां हमने पहले बताया कि विजयपाल सजवाण यानी हारने वाले भी बीजेपी में और सुरेश चौहान जीतने वाले भी बीजेपी में और दूसरे तमाम लोग भी बीजेपी में, या कहिए कि उससे पहले के जो विधायक थे उनका परिवार भी बीजेपी में। उसके बावजूद कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाती है, लेकिन बीजेपी और बॉबी पवार के बीच अंतर महज 1300 वोटों का रहता है। रानी गंगोत्री में बढ़त बनाती हैं बॉबी पवार के मुकाबले, लेकिन महज 1300 और कुछ वोटों की। यानी उत्तरकाशी जिले में बॉबी पवार 64-65 हजार वोट हासिल कर पाते हैं और 48-49 हजार वोट पर रानी सिमट जाती है। ये पूरे उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों का हाल है। यही हाल चक्राता में भी रहता है। किसी जमाने में चक्राता के चक्रव्यूह में ऐसा प्रीतम सिंह विरोधियों को फांसते थे कि वहां चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, होता वही था जो प्रीतम सिंह चाहते थे। लेकिन बॉबी पवार के युवा हौसलों ने चक्राता के चक्रव्यूह को इस बार भेद दिया और वहां पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस को धकेल दिया। वहां पर बॉबी पवार पहले नंबर पर आते हैं, मैसिव विक्ट्री वहां से हासिल करते हैं और बॉबी पवार चक्राता में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटा देते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? मुन्ना सिंह चौहान, प्रीतम सिंह, तमाम दिग्गजों के बावजूद चक्राता में एक नए चेहरे का उदय हो चुका है। यानी चक्राता की सियासत ही छोड़िए, पूरे जौनसार के सियासत में बॉबी पवार एक ऐसा उगता हुआ सितारा है जो आने वाली सियासत में खासतौर पर 2027 की चुनावी लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छुड़ा सकते हैं। इस चुनाव में भी कम से कम 3 सीटों पर बॉबी ने बीजेपी और कांग्रेस को शिकस्त दी है और चौथी सीट गंगोत्री पर मामूली अंतर से पिछड़ जाते हैं। ये अलग बात है कि देहरादून शहर की जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं, वहां से बीजेपी प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी शाह बड़ी बढ़त बनाती हैं। मसूरी हो या दूसरी सीट हो, वहां से उनकी लीड बहुत बढ़ जाती है और कांग्रेस से तो उम्मीद ही क्या थी, बॉबी पवार भी उस लीड को तोड़ नहीं पाते हैं और टिहरी सीट बीजेपी बड़े अंतर से जीत लेती है। लेकिन टिहरी लोकसभा क्षेत्र में जहां खुद प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक हैं और विक्रम सिंह विधायक है प्रतापनगर से, 2 ही विधायक कांग्रेस की सीट पर बचते हैं। लेकिन जिस अंदाज में बॉबी पवार ने चुनाव लड़ा है, 19% से ज्यादा वो वोट अपने हाथ ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात 2027 को लेकर बताता है। और रानी का जो राज्य है, एक तरह से उनकी सत्ता है टिहरी सीट पर, उसे कांग्रेस दूर दूर तक चुनौती देती नजर नहीं आ रही। महज 22% वोट कहां और करीब 53-54%, 55% वोट पर बैठी है रानी। आप कल्पना कर सकते हैं किस अंदाज में प्रीतम सिंह ने जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाकर यहां से चुनाव लड़ा है, क्योंकि इसी सीट से ये कांग्रेस के सूत्रों ने बहुत कंफर्म जानकारी दी थी कि बॉबी पवार को कांग्रेस नेतृत्व टिकट देना चाहता था, लेकिन प्रीतम सिंह ने यहां पर वीटो किया। और उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत और प्रीतम सिंह अब कांग्रेस में 2 ऐसे नेता हैं कि जब वो किसी चीज पर वीटो करते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व को सरेंडर करना पड़ता है। हरिद्वार में वीरेंद्र रावत के लिए कांग्रेस नेतृत्व को हरीश रावत के वीटो के सामने सरेंडर करना पड़ा, तो जोत सिंह गुनसोला के लिए बॉबी पवार की बजाय यहां पर वीटो प्रीतम सिंह का काम आता है। अब आखिर में बात गढ़वाल लोकसभा सीट की। गढ़वाल में गणेश गोदियाल को बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने करारी शिकस्त दी है। हालांकि कांग्रेस ही कह सकते हैं कि गणेश गोदियाल को 36.66% वोट मिला है और अनिल बलूनी 58.411% वोट हासिल कर पाए, जो 2019 के मुकाबले बहुत कम है। और कहां 27 पर मनीष खंडूड़ी 2019 के लोकसभा चुनाव में अटक गए थे, यानी जब 68% के आसपास वोट मिला था तीरथ सिंह रावत को 2019 में, तब बमुश्किल 28% भी नहीं पहुंच पाए थे मनीष खंडू जनरल खंडूड़ी के बेटे। और उससे कहां 28% से अब गणेश गोदियाल आगे बढ़े तो वो 36% के पार करके करीब 37%, यानी करीब 8-9% का वोट परसेंटेज बढ़ा लिया। और अनिल बलूनी का 67% से घट करके वोट परसेंटेज 58% या 59% के आसपास आ गया। इस खुशफहमी में कांग्रेस रह सकती है, लेकिन कांग्रेस को खोजना पड़ेगा कि गढ़वाल की 14 विधानसभा सीटों पर एक भी सीट पर, जिसमें श्रीनगर सीट जो खुद गणेश गोदियाल की सीट है, वहां वो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं।
हालांकि गणेश गोदियाल के सामने चुनौतियों का पहाड़ बहुत दूर था, क्योंकि यही वो सीट थी जहां बीजेपी का जीत का अंतर 40% का था। लेकिन हालत यह थी कि 13 विधायक पहले से बीजेपी के थे। इकलौते बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भी आखिरी वक्त में गणेश गोदियाल को धोखा देकर पाला बदल जाते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यानी 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस के नील बटे सन्नाटा वाले हालात थे। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि मनीष खंडूड़ी, जो जिनको खुद दावेदार माना जा रहा था इस सीट पर, लेकिन वो भी आखिरी वक्त में पाला बदल के बीजेपी में चले जाते हैं, अनिल बलूनी के पाले में खड़े हो जाते हैं। उस दुरूह लड़ाई में जिस तरह से चाहे अग्निवीर का मसला हो या फिर अंकिता भंडारी का मसला हो या फिर स्थानीय मुद्दों को उठाने का जो गणेश गोदियाल का खास अंदाज रहा हो, उसने गणेश गोदियाल को इस लायक जरूर बनाया कि कहाँ 27-28% का मनीष खंडूड़ी का 2019 की परफॉर्मेंस और कहाँ 36-37% की गणेश गोदियाल की परफॉर्मेंस। लेकिन हार और जीत का अंतर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहाँ 57-58-59% अनिल बलूनी का वोट बैंक, 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से अनिल बलूनी इसीलिए गणेश गोदियाल को हरा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीटों पर जिस अंदाज में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, उसके बाद वो किस अंदाज में 2027 की लड़ाई लड़ेगी और उससे भी महत्वपूर्ण किस अंदाज में वो मंगलौर की और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई लड़ेगी। वो खुश हो सकती है कि मंगलौर में उसे लीड मिल गई है, लेकिन मंगलौर की मामूली लीड उस वक्त काम नहीं आएगी जब बीएसपी वहां मजबूती से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि करण माहरा ने ठीकरा जरूर दिग्गज नेताओं पर फोड़ दिया है। अब सुनिए करण माहरा क्या कहते हैं। बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है, उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है। करण माहरा को सुना आपने? वो कहते हैं कि अगर दिग्गज मैदान में उतर गए होते तो ये नतीजे नहीं होते। तो सबको दीवार पर लिखी इबारत की तरह सबको पता था महाराज जी। लेकिन उस वक्त आप कहाँ गए थे जब आपकी पार्टी से दिनेश अग्रवाल चले जाते हैं, मनीष खंडूड़ी जिनके साथ बैठ के आप चाय पी रहे थे आज और वो कल चले जाते हैं, राजेंद्र भंडारी चले जाते हैं, विजयपाल सजवान चले जाते हैं। आप किन किन को रोक पाए? आप प्रदेश नेतृत्व थे, आप कांग्रेस को यहाँ से लीड कर रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आपको जिम्मा दिया था। लेकिन क्या इस तरह के जो दिग्गज कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे थे या बीजेपी पोचिंग कर रही थी कांग्रेस नेताओं की, तब आप कहाँ गए थे? 15, 16, 17, 18 हज़ार पार्टी के वर्कर्स नेता चले गए, तब आप कहाँ थे? आप किस तरह की चुनाव व्यूह रचना बना रहे थे? सवाल तो करण माहरा के सामने भी खड़ा है। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा है कि 2022 की चुनावी लड़ाई में शिकस्त खाते जिस अंदाज में गणेश गोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया था, क्या वक्त अब करण माहरा के लिए भी नज़दीक आ गया है, या फिर निकाय चुनाव और उपचुनाव के बहाने कुछ और वक्त लेना चाहेंगे करण माहरा? ये कांग्रेस नेतृत्व के सामने का प्रश्न है, ये प्रश्न करण माहरा के सामने का नहीं है। सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस अंदाज में हरीश रावत ने चुनाव लड़ा है, उसको कांग्रेस नेतृत्व किस तरह से समझता है, उसका कैसे एनालिसिस और विश्लेषण करता है, ये राहुल और प्रियंका गांधी को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस नेतृत्व को यह भी सोचना पड़ेगा कि इस राज्य में चुनाव जरूर हो रहा था, प्रदेश के दिग्गज तो सरेंडर मोड में थे ही, चाहे हरीश रावत हो, चाहे करण माहरा हो, चाहे प्रीतम सिंह, चाहे यशपाल आर्य, चाहे रंजीत रावत हो, चाहे हरक सिंह रावत हो। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान ने भी मानो उत्तराखंड से पीठ फेर ली थी। यही वजह है कि ना खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तराखंड में कैंपेन करने आ पाते हैं, और राहुल गांधी जो हर चुनाव में आते थे वो भी कैंपेन करने नहीं आते हैं। महज प्रियंका गांधी 2 रामनगर और रुड़की की रैलियां करती हैं और ये इतिश्री कांग्रेस नेतृत्व की हो जाती है। तो यानी कि उत्तराखंड की सियासत को अगर आप समझेंगे, आप देखेंगे किस तरह सीट दर सीट कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है। लेकिन बीजेपी के लिए भी मैसेज है, पुरोला का मैसेज उसके लिए है, यमुनोत्री गंगोत्री का मैसेज उसके लिए है, और कांग्रेस के लिए तो मैसेज कुमाऊं से लेकर गढ़वाल और मैदान तक का है, तराई तक का है। तनुज हुड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।